हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 22 करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। यदि आप पुरुष हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कक्षा। तो आज का कक्षा है 9, कक्षा 9 का जो टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे कक्षा 9 लिखेंगे। विषय है हिंदी, उप विषय है पद्यांश। उसके बाद लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण यानी कि टॉपिक। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जाएंगे उस टॉपिक को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है चंद्र गहना से लौटती बेर। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड पर यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लिखेंगे अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि फ्यूचर में यदि आप देखते हैं तो आपको पता चल सके कि आप कौन सा तारीख को कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए गए थे। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में अस्त व्यस्त विचारों को एक व्यवस्था देने और उनमें क्रमबद्ध रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र चंद्र गहना से लौटती बेर पाठ से परिचित होंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र चंद्र गहना से लौटती बेर कविता को अपने शब्दों में व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, चार्ट पेपर, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए छात्र छात्रा चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, हम किस ग्रह में रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं पृथ्वी। यहाँ पर देखिए बच्चों, छात्र छात्रा उत्तर दे पृथ्वी। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न पूछेंगे। तो छात्र अध्यापक प्रश्न करते हैं, पृथ्वी पर हमें क्या क्या प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दिन रात, सुबह शाम इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, रात के समय आकाश में क्या क्या दिखाई देते हैं।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं चंद्रमा, तारा। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर पाठ से आप क्या समझते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। यानी कि या फिर कह सकते हैं, बच्चों आज हम लोग कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ओके। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है। जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का उसे प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सभी लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कवि जीवन परिचय और चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के कवि का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो भी बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में आगरा विश्वविद्यालय से LLB परीक्षा पास करने के बाद बांदा में वकालत आरंभ कर दी। अग्रवाल जी को अपने अध्यापक रामकृष्ण सिलीमोक से कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वस्तुतः वे वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। सन 2000 ईस्वी में अग्रवाल जी का देहांत हो गया। उसके बाद लिखेंगे रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें आदि। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर हेडिंग देंगे कवि जीवन परिचय। और पहला पॉइंट लिखेंगे केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमसिन गांव में हुआ था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इनका देहांत सन 2000 ईस्वी में हुआ। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का देहांत कब हुआ? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सन 2000 ईस्वी को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे चंद्र गहना से लौटती बेर पाठ का सारांश और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो भी बताएंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में लोक भाषा से शब्दों को चुराकर कविता को चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी इस कविता चंद्र गहना से लौटती बेर में ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। इस कविता में उनका प्रकृति प्रेम व्यक्त हुआ है। कवि चंद्र गहना नामक गांव या स्थान से वापस लौट रहा था तो उसे खेत खलियानों और
वहाँ के आसपास के प्राकृतिक परिवेश ने सहज ही आकर्षित कर लिया। संभवतः कभी भी कृषक परिवेश से जुड़ रहे हैं, तभी उन्होंने जिस कल्पना की सृजन की है वह अत्यंत सजीव होकर सामने उपस्थित हो गई है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से ग्रामीण प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें पहला जो पंक्ति है उसे पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे। तो देखिए क्या सुनाते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीचे फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कर रही है जो हुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण यानी कि दोहराना। इसमें छात्र अध्यापक के साथ छात्र भी इस पंक्ति को दोहराएंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भावार्थ। और छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तृत रूप से किस तरह बताएंगे वो देखिए लिखेंगे। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वे चंद्र गहना देखकर लौट आए हैं। अब वह गांव की ओर बढ़ते हुए बीच राह में किसी खेत की मेड़ पर बैठकर प्रकृति के सुंदर नज़ारे को देखने लग गया है। वह इस समय अकेला ही वहां उपस्थित होकर प्रकृति के नज़ारे को तन्मयता से देख रहा है। ठीक है। किसी खेत में एक ठिगना चना अपने सिर पर छोटे गुलाबी रंग के फूल को पगड़ी को तरह धारण किए सजा धजा खड़ा है। उसके नज़दीक ही एक जिद्दी किस्म की अलसी खड़ी है। वह अलसी की देह पतली और कमर लचकीली है। उसके सिर पर नीले रंग का फूल है। वह ऐसा रूप धारण किए हैं, लगता है कह रही है कि जो उसे प्यार से छू लेगा वह उसी को अपना दिल दे देगी। तभी कवि की दृष्टि पास खड़ी सरसों पर पड़ती है, जो हाथ पीले किए अपने विवाह मंडप में खड़ी दिखाई देती है। वह अब वयस्क हो चुकी है और उसने अपना स्वयंवर रच लिया है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। बीते इसका अर्थ है बलात् भार, ठिगना इसका अर्थ है छोटे कद वाला, मुरेठा इसका अर्थ है पगड़ी, हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना, फाग इसका अर्थ है होली में गाए जाने वाले गीत। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, कविता में किसका सजीव चित्रण मिलता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ग्रामीण प्रकृति परिवेश का। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कविता में किसे हटीली कहा गया है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अलसी को। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। तो लिखेंगे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी कविता में लोक भाषा से शब्दों को चुराकर कविता को चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी इस कविता चंद्र गहना से लौटती बेर में ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। इस कविता में उनका प्रकृति प्रेम व्यक्त हुआ है। ठीक है।
कभी जब चंद्रगहना नामक गांव या स्थान से वापस लौट रहे थे तो उन्हें खेत खलिहानों और वहाँ के आसपास के प्राकृतिक परिवेश ने सहज ही आकर्षित कर लिया। संभवतः कभी भी कृषक परिवेश से जुड़ रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, चने के पौधे पर कैसे फूल सुशोभित हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, अलसी को कवि द्वारा किस रूप में दर्शाया है। तीसरा प्रश्न करेंगे, कवि चने को किसके रूप में देखता है। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 या 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न करेंगे, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा समाप्त होता है ये पाठ योजना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे से वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। ओके।